हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं फैट्स के बारे में। फैट्स के टाइप्स, उसके सोर्सेस, उसके फंक्शंस और साथ ही साथ उसका ह्यूमन बॉडी पे जो असर होता है, इफेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप से कि कितने टाइप्स के फैट होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ा सा इसको और क्लासीफाई कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, कि एक तो फैट्स हैं जो आपकी बॉडी बनाती है, मतलब जो बॉडी के अंदर होते हैं, उन फैट्स के भी नाम अलग अलग करे गए हैं। ठीक है, तो उसमें आप जैसे कुछ नाम सुनोगे, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, एक नाम सुनोगे आप एलडीएल प्रोटीन्स, एलडीएल लाइपोप्रोटीन्स। ठीक, एचडीएल वाले होते हैं कुछ। एक नाम कॉमन बहुत सुना होगा आपने, कोलेस्ट्रॉल। मतलब ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जो अलग अलग, लगभग लगभग सिमिलर चीज के हैं। तो ये जो नेम मैंने बताया, ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? ये सारे के सारे आपके अंदर, बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, लिवर्स में। ठीक, तो आपका लिवर इन फैट्स को या तो क्रिएट कर रहा होता है या फिर उनके क्रिएशन में मदद कर रहा होता है, या फिर साइट होता है जहाँ पे एक्चुअल में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन सारे क्रिएशंस को, जैसे कि ब्लड आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लंग्स यूज होते हैं, ऐसे ही ये वाला पोर्शन करता है। दूसरा एक पोर्शन है टाइप्स में, कि जो आप इनटेक ले रहे हैं फैट्स का, वो इनटेक के टाइप कितने हैं, तो उसमें हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो उसके लिए ये चार्ट देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं मैंने, ये बेसिकली मोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है उन चार्ट्स में। ठीक, तो सबसे पहले तो आता है आपका सैचुरेटेड फैट्स। ठीक, तो सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। अब अगर आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की नॉलेज है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अदरवाइज जो साइंस वाले हैं वो लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सैचुरेटेड क्यों है। ठीक, अब जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए एक चीज़ बताता हूँ कि कार्बन, ये जितने भी ये लाइंस दिख रही हैं, जिगजैग लाइंस, इसमें हर एक एज, मतलब हर एक जो वर्टेक्स है वो एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम से। ठीक, हर एक कार्बन एटम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एलोट्रोपी, जिसकी वजह से वो 4 बॉन्ड्स बनाता है अपने से। ठीक है, तो देखो एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक लाइन से, इस लाइन से, तो ये एक बॉन्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं एक बॉन्ड। अब बचे हुए जो बॉन्ड्स नहीं दिखाए गए हैं, उसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है अपने आप ही। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाए गए। अब इसमें देखो हर एक कार्बन एटम का पूरा 4 क्वाड्रेट पूरा हो रहा है ना? इसमें हर एक कार्बन एटम का पूरा क्वाड्रेट पूरा हो रहा है। अब इसलिए क्या इसमें कोई भी एक कार्बन एटम ऐसा है जिसके अंदर और आप कुछ भरते हो, कोई और बॉन्ड लगा सकते हो? नहीं। इसीलिए दे आर सैचुरेटेड, दे आर कंप्लीटली सैचुरेटेड, मतलब पूरे कंठ तक भरे हुए हैं। ठीक, तो ये चीज है आपकी सैचुरेटेड वाली। अब हम देखते हैं कि उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड वाले में क्या है कि एक डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं पे भी। ये डबल बॉन्ड एक नहीं होके कई सारे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स में आपको कई सारे डबल बॉन्ड्स दिख रहे होंगे। एक दो तीन डबल बॉन्ड्स हैं, एक दो तीन चार पांच डबल बॉन्ड्स हैं, तो ऐसे पांच छह डबल बॉन्ड्स अलग अलग हैं। तो ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं, क्योंकि आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ के कार्बन कार्बन के साथ दो बॉन्ड इधर बना लिया ऐसे, बचे हुए दो बॉन्ड्स उसने ऐसे बनाए हुए हैं। ठीक, ये आपका अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप इस बॉन्ड को एक तोड़ के इसकी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हो यहाँ पे। तो ये सैचुरेट हो जाएगा तब जब हर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। बॉन्डेड अभी भी है, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड्स में हर एक बॉन्ड बदल जाएगा तब वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगी इसकी, तो उसको बोलते हैं सैचुरेट होना। तो ये वाले क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड में। और उसके बाद आते हैं ये। अब देखो अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये वाला भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन अब इन दोनों अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है
सिस और ट्रांस का। देखो जरा सिस और ट्रांस क्या होता है। पहले ट्रांस शब्द जो है ना उसका मतलब है कोई चीज के ट्रांसवर्स होना, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एटम अगर इधर लगाए तो एक हाइड्रोजन एटम इधर में और बचे हुए जगह पे कार्बन की चेन्स है, ठीक। ये हो गया ट्रांस आपका। अब देखो इसमें ट्रांसवर्स में आप किसी भी एक चीज को ट्रांसवर्स में देख लो कि ये क्रॉस कर रहा है, इट इज कटिंग क्रॉस, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बोल जाते हैं, मतलब ट्रांस मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ये सिस मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही साइड में एक दोनों चीजें एक ही साइड है, दोनों हाइड्रोजन एटम से एक ही साइड है और बाकी कार्बन चेन से एक साइड है, तो इसको बोल जाते हैं सिस। अब जो ये सिस अनसैचुरेटेड है उनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं जाता है, वो तो अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल से बोलते हैं उनको, ठीक। ये जो ट्रांस वाले हैं ये ज्यादा फेमस हो गए हैं, इनको बोलते हैं ट्रांस। अब ट्रांसफोबिया वैसे भी ह्यूमंस में भी कोई नहीं है, लेकिन ये ट्रांस फैट फोबिया तो बहुत ज्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रांस फैट्स जो हैं दे आर फार मोर अनहेल्दी देन एनी अदर फैट्स मेंशन्ड हियर, ठीक। और ये सिर्फ नुकसान ही करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता हमारे में। अनसैचुरेटेड वालों से कुछ फायदे तो होते हैं, वो मैं गिनाऊंगा, ठीक है। सैचुरेटेड वालों से ठीक है, बहुत बुरे नहीं है, टेस्ट में तो इसलिए टेस्ट अच्छे ही होते हैं, ठीक। तो वो सब फायदे हम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पे इनटेक में आपने देख लिया ना कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है और ट्रांस अनसैचुरेटेड है। अच्छा अब एक और चीज है, आपने एक बहुत कॉमन नेम सुना होगा, वो है ओमेगा 3, है ना। ओमेगा 3 एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का नाम है फैट्स में, अनसैचुरेटेड फैट्स में। इनको ये जो ओमेगा ये लिखे हुए हैं ये मॉलिक्यूल सारे ओमेगाज हैं, इनको ओमेगा 3 कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अब देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं कि ये जो ALA होता है, ये ALA आपको मिलता है, मतलब ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये आपको मिलता है प्लांट से, और बचे हुए EPA और DHA इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए आपको एनिमल फैट्स में ढूंढना पड़ता है। तो ये बताऊंगा अभी आगे भी, बट ये जस्ट बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स के नाम है यहाँ पे अगर आपको दिखा दिए। अब देखो कहीं पे भी कोई चीज ये मॉलिक्यूल्स पूछे नहीं जाते रियल वर्ल्ड में, ठीक है ना, कोई ऐसा फॉर्मूला पूछेगा आपसे, बट इन फॉर्मूले को देख के आपको फिजिकल फीलिंग आती है कि हाँ भाई ये चीज क्या है एक्चुअल में, ठीक। तो ये तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स देख लिए, इनके टाइप्स क्या थे। अब देखो इसमें हम लोग एक चीज और जानते हैं कि इनसे हमारी बॉडी पे किस तरीके से असर पड़ता है, उसके बाद हम सोर्सेज और उसके फंक्शंस भी देख लेंगे, ठीक। अच्छा सोर्सेज से पहले चलो, मतलब ये इफेक्ट से पहले हम लोग फंक्शंस ही देख लेते हैं, ठीक। कि फंक्शंस क्या होते हैं। फैट का इन जनरल फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। फैट का सबसे इंपॉर्टेंट जनरल फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन्स में हेल्प करना। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फैट फॉर्मेशन की, फैट्स की। तो हमारी बॉडी में फैट्स जो हैं वो सारे के सारे हम कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं, हम खाना इकट्ठे कर रहे हैं अपने खाने से, ठीक। तो खाने में हम लोग जो फैट्स इकट्ठे करते हैं वो खाने से हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसको देखो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा ये प्रोसेस। तो यहाँ पे ये इंसान आइसक्रीम खा रहा है जिसमें खूब सारी क्रीम है, फैट्स हैं, उस क्रीम और फैट को इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाके वो इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको इसका नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है कोई, बट ये एक फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये पहला इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, इनिशियल डाइजेशन होता है। उसके बाद कैपिलरीज में आपकी इंटेस्टाइन की जो वेलस होते हैं छोटे छोटे, उन सब में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी में चले जाता है सीधे। तो बॉडी में कैसे जाता है, बाय लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सुना है, आज पता चल रहा होगा कई बार, तो कई लोगों ने पढ़ा तो होगा लेकिन उसका मीनिंग आज तक नहीं पता होगा व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। इज यूज्ड फॉर दिस ट्रांसफर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली, ठीक। तो फूड जो है उसको ट्रांसफर करने में मदद करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो वो मॉलिक्यूल्स ये यहाँ से स्क्वीज आउट करके लिम्फेटिक नोड्स में चले जाते हैं और लिम्फ नोड से लिम्फेटिक नेटवर्क में फैल जाता है, और जो हर एक टिश्यू और सेल के चारों तरफ फैला हुआ होता है, ठीक। उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो लिवर में चले जाता है, लिवर में जाके वहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, वो कुछ VLDL और ये HDL, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन सबसे जरूरी है LDL मॉलिक्यूल, कि ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाता है जिसमें से ये LDL मॉलिक्यूल बनाता है। ये LDL क्या खास बात है कि इस LDL मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टी है कैरियर की,
कि ये जो आपके फैट्स के मॉलिक्यूल थे, ये इस एलडीएल से चिपक जाते हैं और उसके बाद चिपक के आपके टिश्यूज के पास चले जाते हैं या फिर आपकी आर्टरीज में भी चले जाता है और वहां पे जाके वो डिपॉजिट कराता है, मतलब वो एक फेरी की तरह काम करता है। वहां पे जाके डिपॉजिट कर गया, उसके बाद खाली हाथ आ गया, फिर से यहाँ से कैरी करा, फिर से चले गया, ठीक, और फिर से जमा कराया। तो ये प्रोसेस एलडीएल का होता है। अब यहीं पे रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट भी होता है एक, और वो कौन कर रहा होता है? वो कर रहा होता है आपका एचडीएल। ठीक है, एचडीएल्स क्या होते हैं? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो एलडीएल क्या है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और एचडीएल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी वाले क्या है कि आपका प्रोटीन को इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ से इकट्ठा करके एक्सेस प्रोटीन को लिवर पे वापस लौटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये साइकिल क्या है? ये लिम्फेटिक नेटवर्क से आता है, ठीक, तो ये नर्व से इतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब लिम्फेटिक नेटवर्क सब चीजों से कनेक्टेड है, ठीक, तो इसमें दिखाया नहीं इन्होंने सही से इस डायग्राम में, बट यहाँ से ये लिवर में सीधे जमा हो जाता है, ठीक। तो एक्स्ट्रा फैट जो इधर उधर पड़ा हुआ है वो सब इकट्ठा करके वो लिवर में घुसा देता है। एलडीएल क्या करता है? उल्टा करता है, ठीक। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो फिर ये हो जाएगा कि एलडीएल एचडीएल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में एलडीएल जो है वो प्रोटीन को जमा करने में मदद करता है, डिपोजिशन, और एचडीएल क्या करता है? इट हेल्प्स इन रिमूवल, ठीक। अब यहीं पे बात आती है, रिमूवल ऑफ डिपोजिशन एंड रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इन जनरल नेम है उस फैट मॉलिक्यूल का जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बॉडी इनसाइड। तो ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर आपको बाहर से नहीं मिलता, मतलब आपको 50% इंटेक जो है वो शायद 50% अमाउंट आपको बाहर से मिल जाए, लेकिन बचा हुआ जो अमाउंट अमाउंट होता है वो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। तो इट इज नेसेसरी, जैसे कि मैंने बोला, सेल मेम्ब्रेन्स के लिए कई सारे वाइटामिन फंक्शंस जो होते हैं उनके लिए चाहिए होता है। तो ये सारा सारा काम क्या है? फंक्शन है हमारे सेल्स का, मतलब फैट्स का, ठीक, हमारी सेल्स में। तो अब ये सारा का सारा फंक्शन, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शंस फैट कर रहा है। ये कई जगहों पे तो ओमेगा 3 जो हैं वो हमारी आईसाइट और उन सब में रेटिनॉल एटिनॉल और इन सब के बनाने में मदद करते हैं, बीच में एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, डिसॉल्विंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो हमारा फैट काम करता है। अब ये हमने देख लिया कि किस तरीके से एलडीएल एचडीएल के जरिए लिवर्स में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और फैलता रहता है। अब देखो, एलडीएल एचडीएल में हम लोगों ने देखा कि एचडीएल जो है वो फैट को रिमूव करने का काम कर रहा है, एक्सेस फैट्स को। और अभी हम देखेंगे कि एक्सेस फैट खतरनाक कैसे होगा। चलो वही देख लेते हैं, एक्सेस फैट खतरनाक क्यों होगा। ये देख रहे हो, ये आपकी आर्टरी, ठीक, इस आर्टरी में नॉर्मल थिकनेस ये है, ठीक। अब इस नॉर्मल थिकनेस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो येलो पार्टिकल्स हैं ये एलडीएल के पार्टिकल्स हैं। ये येलो एलडीएल पार्टिकल्स यहाँ पे ये स्टार जैसी चीज जो है कोलेस्ट्रॉल, उसको इकट्ठा करते रहते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से देखो यहाँ पे ये सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से देखो आर्टरी का जो डायमीटर है वो काफी कंस्ट्रिक्ट हो गया। तो अब देखो तुम्हारा ब्लड फ्लो कम हो गया। अब तुम दौड़ना चाह रहे हो, तुम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। और कई लोग इतने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रेन हो जाते हैं। तो फिर वो वैसा ही है जैसे आपके होस जो है पानी देने वाले, वो बिल्कुल ही स्क्वीज कर दिए जाए तो बीच में ऐसा होगा कि बिल्कुल खून जाना बंद हो जाएगा किसी पार्ट में बॉडी के, और वो हो सकता है बॉडी का पार्ट शून्य पड़ जाए और खत्म हो जाए या फिर डेड सेल्स हो जाए और दिक्कतें हो सकती हैं। और यहाँ तक कि इतना हो सकता है कि वो झटका एक तुम्हारे दिल में चले जाए और तुम्हें हार्ट अटैक भी आ जाए। तो इस तरीके से एलडीएल अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो कहीं कहीं रैंडम जगह पे डिपोजिशन करने लगे, और सबसे बड़ा डिपोजिशन का खतरनाक जगह है आर्टरीज के अंदर, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। और एचडीएल देखो उल्टा कर रहा है, एचडीएल यहाँ से जो ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स है वो स्टार को अपने साथ ग्रीन एरो ले जा रहा है, वो चमकीला एरो, तो वो यहाँ से सफाई करने का काम कर रहा है और इस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम कर रहा है, ठीक। तो ये तुम्हारे, इसीलिए एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक।
और उसके साथ-साथ आपका एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आप कंज्यूम करते हो प्रतिदिन, उसको कन्वर्ट करके ट्राइग्लिसराइड्स में स्टोर करा जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक, तो ये कुल मिला के आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ठीक, तो आप अब देख लो, ट्राइग्लिसराइड्स जो है इसको कम करने का मतलब है आप अपने इनटेक में जो ग्लूकोज है उसको कम कर रहे हैं, यानी कि कैलोरी डेफिसिट में रह रहे हैं या फिर कैलोरी का मिनिमम उतना ही इनटेक कर रहे हैं जितनी जरूरत है आपको। ठीक, तो और बचे हुए एलडीएल और एचडीएल का इंटेक किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इन पे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स पे। तो अगर आप अनसैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं तो आपका एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिससे कि आपको थोड़ा हार्ट अटैक के सिम्टम्स कम आ जाएंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अनसैचुरेटेड फैट सुन लिया कि यार एचडीएल बढ़ाता है तो भाई किलो भर अनसैचुरेटेड फैट खा लिया, ठीक, सरसों का तेल पिए जा रहे हैं, नहीं 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 भाई, एचडीएल की मात्रा वही है, 20-30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रति कंजम्पशन। ठीक है, ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं इनकी तो 10% से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए, और ट्रांस फैट्स तो बिल्कुल 0% होना चाहिए। ठीक, क्योंकि देखो एलडीएल की जरूरत होती है, ये आपको पता है ना कि एलडीएल खत्म नहीं करना बॉडी में, एलडीएल की जरूरत होती है, इसीलिए उसकी सैचुरेटेड फैट्स या फिर मतलब नेचुरली तुम्हें एलडीएल मिल जाएगा, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। बट सबसे ज्यादा जो वरी करने की बात है वो ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट किसी भी हाल में ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा काम कर रहा है, एक तो एलडीएल को बढ़ा रहा है, एचडीएल को घटा रहा है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, तो कभी ट्रांस फैट्स वाली चीज नहीं लेनी, हमेशा कोशिश करो कि पैड्स पे पढ़ो 0% है कि नहीं, पीछे जो टैग्स लिखे रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक, तो ये हो गया आपका काम। अब देखो, अब आपको सैचुरेटेड और फैट्स, जो बॉडी के फैट्स हैं और जो इनटेक फैट्स हैं, उनके बीच में कनेक्शन समझ में आया। ठीक है, ये सारे इनटेक फैट्स हैं और ये सारे के सारे नीचे वाले आपके क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों फैट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अब आपको क्लियर है कि कौन सा तेल, मतलब कौन से टाइप के फैट्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। अब हम देखते हैं सोर्सेज इनके, ठीक, कि कौन से सोर्सेज बेस्ट रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। देखो, अभी टाइप्स देख लिया हमने, हमने फंक्शन देख लिया और हमने इफेक्ट्स देख लिए बॉडी में। अब हम लोग आते हैं सोर्सेज पे फाइनल। तो सोर्सेज में सबसे सही सोर्सेज, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें कनोला ऑयल, एवोकाडो, ये सब पत्तों, फूल पत्ती, वनस्पतियों के तेल हैं, इन सब से मिलता है आपको अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट। तो अनसैचुरेटेड फैट्स प्लांट बेस्ड होते हैं ज्यादातर। ठीक, हर एक प्लांट बेस्ड फैट जो है वो अनसैचुरेटेड में कंटेंट ज्यादा नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट बेस्ड में सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं होता, इसमें 60-70% होते हैं कुछ कुछ अच्छे तेलों में। अब इसमें एक तेल नहीं दिया हुआ है इस फुट में, वो है मस्टर्ड ऑयल, अपना देसी का सरसों का तेल। कनोला ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट कनोला जो है वो मस्टर्ड की एक प्रजाति है। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये मस्टर्ड, कनोला, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब एक ही प्रजाति के प्लांट की वेरिएशंस हैं। ब्रसल्स ब्रसल्स स्प्राउट्स अगर सुना हो तो ठीक है। अब एक जस्ट फन फैक्ट था, मस्टर्ड ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल में 60 से 70% आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है। साथ ही साथ और भी कई सारे मतलब वाइटामिन्स और मतलब जो प्लांट बेस्ड होते हैं वो तो होते ही हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मतलब मस्टर्ड ऑयल पिए जा रहे हैं, बट इट इज़ फार मोर बेटर देन इम्पोर्टिंग एनी एक्सोटिक मटेरियल लाइक ऑलिव ऑयल अपने देश में मंगा रहे हो, और उससे भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको पड़ना नहीं है ऐसा। ठीक, तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मस्टर्ड ऑयल आप अगर खाना चाह रहे हैं मतलब भारत देश में, तो फिर मस्टर्ड ऑयल काफ़ी सही होगा। अब इसमें देखो, एक है साउथ इंडियंस हमारे यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा भाई लोग, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में थोड़ी सी गड़बड़ी है कि कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल हो गया, ये दोनों ही ऑयल्स में सैचुरेटेड कंटेंट ज़्यादा होता है अनसैचुरेटेड के मुकाबले। तो इन दिस 50% से ज़्यादा जो है वो सैचुरेटेड कंटेंट्स होते हैं। ये सब प्रिसीजन बेस्ड नहीं है कि आप कल कहने लगोगे एक रिपोर्ट में 51 है या फिर 39 है, मतलब मेजोरिटी कंटेंट में आपका सैचुरेटेड फैट आएगा। इसीलिए कोकोनट और पाम ऑयल को ज़्यादातर अगर आप पेशेंट हैं तो अवॉइड करें। टेस्ट के लिए चाहिए तो ठीक है, ओकेजनली खाते रहिए, बट डेली यूज के लिए कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल का यूज करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है।
अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पीनट ऑयल, कैशियोस, एवोकाडोस, बाकी तो बहुत महंगे-महंगे तेल हैं, सोयाबीन ऑयल भी काफ़ी सही है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद एक आता है रिफाइंड। रिफाइंड भी आपने सुना होगा काफ़ी, रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल इन्हीं सब कंटेंट्स का, जैसे ये रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल भी मिल सकता है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी मिलता है, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी मिलता है। आप जो रिफाइंड चाहें उसमें बना सकते हैं। रिफाइंड ऑयल्स में एक चीज़ होती है कि इसके जो प्रोटीन्स और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो सब निकाल दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुकिंग टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो रिफाइंड में आप पूड़ियाँ तल सकते हैं, ऐसी चीज़ें तल सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। समोसे वमोसे तलने में रिफाइंड ज़्यादा बेटर यूज़ करेगा। मस्टर्ड तेल थोड़ा सा जलने लग सकता है, ठीक है, या फिर उसको जलाना पड़ सकता है पहले, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स प्लांट बेस्ड ज़्यादा है, और प्लांट में बस एक एक्सेप्शन है, कोकोनट और पाम, ये दोनों का, ठीक। अब देखो ये तो हो गया अनसैचुरेटेड फैट्स। अब सैचुरेटेड फैट्स कहाँ पे होते हैं ज़्यादातर? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं एनिमल कंपोनेंट्स में, एनिमल फैट्स में, जैसे कि काऊ घी। घी में आपका सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। बटर हो गया, ठीक। कोई भी टाइप का जानवर का फैट हो गया, या फिर लार्ड हो गया। लार्ड सुना नहीं होगा आप लोगों ने। लार्ड होता है पिग की जो खाल में चलता है, या फिर ये जो जानवर मवेशियों की खाल होती है, जैसे बीफ में भी लार्ड मिल जाएगा आपको। तो मोटी मांसपेशियों में, मांसपेशियों के ऊपर जो प्योर फैट की जो जमा पूंजी होती है उसको लार्ड बोलते हैं। तो प्योर फैट होता है वो, उसको आप ले सकते हैं, ठीक। तो उसके अंदर भी सब का सब सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, विच इज़ नॉट दैट मच ग्रेट। आपको टेस्ट इन सब के अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली ह्यूमंस टेस्ट के बड़े कायल हैं, तो उन्होंने जगह जगह पे नई नई चीज़ें बना ली। तो ये हो गया इसमें। तो अनसैचुरेटेड फैट्स कहाँ पे मिलते हैं? प्लांट्स में। सैचुरेटेड फैट्स कहाँ पे मिलते हैं? एनिमल्स में। और उसके बाद ट्रांस फैट्स कब मिलते हैं? तो फिर ट्रांस फैट्स मिलते हैं हमारी फैक्ट्रियों में। तो जैसे आप चिप्स खरीदते हैं, प्री फ्राइड पैकेज फूड जो होता है, उन सभी में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोक के भाव में कर रहे होते हैं, और खासकर ऐसी चीजें होती हैं, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ चाहिए होती है। वो सब किस में आता है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट्स में। तो वो क्या करते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैट्स कहीं से लेते हैं, वनस्पति का तेल, उसको हाइड्रोजनेट करते हैं। हाइड्रोजनेशन में जो वो डबल बॉन्ड्स था उसको तोड़ के उस पर हाइड्रोजन चिपका दी जाती है। लेकिन अब क्या है, ये प्रोसेस 100% एफिशिएंट होता नहीं है हर बारी, ठीक है, 100% नहीं होता। तो इस वजह से काफी सारे पार्टिकल्स रह जाते हैं, 1-2%। वो 1-2% सिस और ट्रांस में बदल जाते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड में। और वो ही ट्रांस जो है, ये आपको खतरनाक बीमारियां दे सकता है अगर लॉन्ग टर्म बहुत मात्रा में कंज्यूम करें तो। देखो कुछ भी चीज लिमिटेड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ट्रांस फैट्स का जो कंजम्पशन है वो 2% से 3% पे रोक करने को कहा गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। मतलब डब्ल्यूएचओ ने भी एक नोटिंग जारी करी हुई है, और सारे देशों को रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि आप इसी के अंडर अपनी वैल्यू रखें। तो भारत भी कोशिश कर रहा है, भारत ने भी अपनी गाइडलाइंस में 5% बिलो रखने की कोशिश करी है। देखो हम लोग हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम में नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्रियों की मजबूरी भी होती है कई सारी, इसीलिए वो इस चीज़ पे आए। अदरवाइज इतना नुकसान नहीं हुआ, हमसे एक्स्ट्रा पैसा ऐंठ के निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग शेल्फ लाइफ की, बहुत जल्दी फूड प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गए वो। अब एक चीज़ अभी भी बची रहेगी, वो है ओमेगाज़, ओमेगा 3। देखो ओमेगा 3 जो है वो मैंने अभी बताया, ओमेगा 3 एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स है जिसको हमारी बॉडी में कई जगहों पे यूज होती है। आंखों के लिए, ठीक है, बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके लिए, जो इलास्टिसिटी होती है, इन सब कई जगहों पे ओमेगा 3 के कैटलिस्ट की तरह या फिर एक एंजाइम की तरह, डिसॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरह यूज होता है। तो ये ओमेगा 3 आपको सबसे आसानी से मिलता है फिश ऑयल में, ठीक है। फिर ओमेगा 3 के भी 2-3 मैंने आपको बताए थे अभी नाम शुरू में, कि एक एपीए था, ठीक है, एक ईपीए था, ई ई ईपीए था, ठीक है, एक आपका डीएचए था। तो ये सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से कुछ दो जो हैं, ये ईपीए डीएचए, ये फिश और आपको एनिमल फैट लार्ड वार्ड में मिल जाएगा, ठीक। लेकिन ये एपीपी जो है, एपीए जो होता है, ये आपको प्लांट वाले में मिलेगा, ठीक है। प्लांट मतलब सोयाबीन हो गया, ठीक, ऑलिव ऑयल हो गया, इसके अंदर आपको ओमेगा 3 मिलेगा। तो मतलब इसीलिए आपको ऑयल्स खाने चाहिए, ये सिंपल सी बात तो प्रूवन है। ये फिश का, ये इन सब जगहों के सोर्सेस हम लोगों को चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा लें, ठीक? यहाँ तक कि ओमेगा 3 की कम ये ओमेगा 3 प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमन बॉडी बनाती भी नहीं है, इसको आप एक्सटर्नली ही ले सकते हैं। इसीलिए ये टैबलेट्स बहुत ज़रूरी होती हैं ओमेगा 3 की, ठीक है? तो ये फाइनली आपका सारा का सारा चार्ट हो गया, किस तरीके से फैट्स हमारी बॉडी में प्रोसेस होते हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से वो नुकसानदायक होते हैं और खतरनाक होते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों ने जो ये वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक्स, और मुझे आपको पढ़ाने में या आपके साथ ये चीज़ शेयर करने में बड़ा अच्छा लगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हों या फिर कुछ अभी बची हुई रह गई हों चीज़ें, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए।